हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल इंडिया, जहां पर हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पर हमने एक टॉपिक चुना था जिसका नाम था रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि वो होती क्या है, वो कहाँ से शुरू हुई, उसके काजेस क्या रहे, उसके अब हम देखते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि उस रिवॉल्ट की नोयत क्या है, उस रिवॉल्ट का कैरेक्टर क्या है, ठीक, यानी कि उसका नेचर क्या है। आइए उस चीज को देखते हैं वन बाय वन। अब हमने इस रिवॉल्ट के नेचर के बारे में जब जानना है तो हमारे सामने चार सवाल जो हैं वो आते हैं, और हिस्टोरियंस के अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशंस जो है वो करते हैं। वो चार सवाल क्या है, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं, ये सवाल पुट करते हैं कि क्या ये एक सिर्फ सिपॉइज की म्यूटिनी थी या एक सिविल रेबिलियन थी। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस रिवॉल्ट को ये सिर्फ एक रिवॉल्ट थी, बगावत थी, या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थी। ठीक, तीसरा सवाल ये आता है कि क्या ये पॉपुलर या एलिटिस्ट थी कैरेक्टर के अंदर। ठीक, फोर्थ सवाल ये आता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब इस रिवॉल्ट के अंदर हमने देखा कि इस रिवॉल्ट ने हाईलाइट किया हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हिस्टोरियंस इस चीज पे सवाल उठाते हैं क्या कि ये रिवॉल्ट जो है वो सेकुलर रिवॉल्ट थी या किसी रिलीजन से इंस्पायर्ड वॉर थी। तो इस सब के आंसर ढूंढने के लिए हम वन बाय वन हर हिस्टोरियन के रिगार्डिंग उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज अरे सिविल रिबिलियन। अब हिस्टोरियंस जो बोलते हैं कि ये रिवॉल्ट एक सिपॉइज की म्यूटिनी थी या एक सिविल रिबिलियन थी, देखते हैं। Members of the ruling colonial elite officials turned historians were amongst the first ones to write about the character of the revolt। अब ये क्या बोलता है कि इंग्लिश हिस्टोरियंस वो पहले ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट की नौयत के बारे में, नेचर के बारे में जो है वो लिखा था। अब जब वो ब्रिटिशर्स थे तो वो इसका एक पॉपुलर कैरेक्टर जो है इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने बोला कि ये एक सिपॉय म्यूटिनी है। ठीक, उनके अकॉर्डिंग जो सिविलियंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया वो क्यों किया, क्योंकि क्योज या लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो कमी थी, उसकी वजह से ही सिविलियंस को जो है वो मौका मिला और उन्होंने इस रिवॉल्ट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। अदरवाइज ये रिवॉल्ट जो है वो एक क्या है, सिपॉय की म्यूटिनी है। सर जॉन लॉरेंस जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो ये बोलता है कि ये एक मेयरली मिलिट्री म्यूटिनी है, जो क्यों होती है, क्योंकि इल डिसिप्लिन बंगाल आर्मी की वजह से। क्योंकि बंगाल आर्मी के अंदर हम देखते हैं कि जो कैजुअल सिस्टम था रिक्रूटमेंट का, यानी या तो वो सिर्फ एक अपर कास्ट लोगों को रिक्रूट कर रहे थे या एक ही रीजन के लोगों को रिक्रूट कर रहे थे या तो एक ही रिलीजन के लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, तो उसकी वजह से उन सोल्जर्स के अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो आ रही थी। तो इसीलिए वो सारे इकट्ठे होते हैं और एक म्यूटनी को जो है वो क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ये सर जॉन लॉरेंस का कहना है। ठीक, उसके बाद इसी स्टेटमेंट को कि ये एक सिपॉय म्यूटनी है, उसको सवाल कौन पुट करता है, उसको काउंटर करता है डिस्रेली। वो ये कहता है कि ये रिवॉल्ट इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स जो है वो पहले से चलते आ रहे इंडियंस के रूल्स, कस्टम, ट्रेडिशन के अंदर वो बार बार इंटरफेरेंस कर रहे थे। और स्पेशली कब हुआ, जब लॉर्ड बेंटिक ने बहुत सारी सोशल लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया, जैसे वो सोशल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे इंडिया के अंदर, जैसे उन्होंने जो है लीगलाइजेशन की, इसकी विडो रिमैरिज को अलो किया, फिर उसके बाद उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड पर बैन लगाया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें की, ठीक है, जो इंडियन ट्रेडिशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो अब इंडियंस इस चीज को ऐसे देख रहे थे कि वो हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारे ट्रेडिशन के अंदर बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए डिस्रेली कहता है कि ये इसी वजह से होती है। तो इसीलिए हम सिर्फ इसको सिपॉय म्यूटिनी कहना जो है वो इसके लिए सही नहीं होगा। लोग बहुत सारे ऐसे रीजंस की वजह से आमादा हो चुके थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे बिलीफ को, हमारे कास्ट को, हमारे रिलीजन को जो है वो क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और सारे लोगों को जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये उनका सवाल या शक जो है वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे इंस्टेंसेस के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो है जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक, वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। ठीक,
सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग नहीं, वो रिलीजियस एक्ट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक, उसके अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने बोला कि जो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर जाता है, हम उसको जो है वो क्या देते हैं, रिवॉर्ड्स देंगे, उसको ब्राइब्स दी, उसे प्रमोशन दी, बड़ी बड़ी पोस्ट्स पर उनको जो है वो हायर किया। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर जो है शक आना बिल्कुल जायज था। अब सर जॉन काय जो है, जो चीफ हिस्टोरियन माना जाता है इस रिवॉल्ट का, वो ये बोलता है कि ये रिवॉल्ट क्यों ओरिजिनेट हुई, इसीलिए ओरिजिनेट हुई क्योंकि आम जनता के अंदर इस चीज का खौफ पैदा हो चुका था। क्यों हुआ था खौफ पैदा? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो बार बार यहाँ के लोगों के सोशल, कल्चरल और रिलीजियस फैब्रिक्स के अंदर जो है इंटरफेरेंस शो कर रहे थे। तंजीम खलदून जो है वो बोलता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिपाही म्यूटिनी नहीं है, ठीक, वो इस चीज को काउंटर करता है। वो बोलता है कि अगर ये रिवॉल्ट जो है वो प्योरली मिलिट्री इंसरेक्शन है, मिलिट्री अपराइजिंग है, तो फिर क्यों ये जो है कंट्री के जो आम लोग हैं उन्हें जो है वो सजा दी जा रही थी, उनको फाइन देना पड़ रहा था या उनको हैंग किया जा रहा था उन कामों के लिए जो जिनका उनके साथ लेना देना ही नहीं है। तो इसीलिए ये इस सवाल को पुट करके इस चीज को काउंटर कर देता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग, तंजीम खलदून के अकॉर्डिंग, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक सिविल रेबिलियन है जो कहाँ से शुरू होती है, दिल्ली से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, ईस्ट के अंदर बिहार तक जाती है, और नॉर्थ में फुट हिल्स ऑफ हिमालय से लेकर नीचे की तरफ कहाँ जाती है, झांसी तक, ठीक। और वो अपनी इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बोलता है कि ये शो करता है, इस चीज को हाईलाइट करता है कि किस तरीके से विलेजर्स ने सपोर्ट प्रोवाइड की रिबेलियंस को, ठीक, और उनको जो है वो राशन प्रोवाइड किया और उनको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या ये रिवॉल्ट सिर्फ एक रिवॉल्ट है या हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कब कहा जाने लगा? लास्ट 2 decades ऑफ द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। एक डिकेड के अंदर जो है वो 10 years आते हैं, ठीक है, और 19th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स यानी 1800s के जो लास्ट वाले ईयर थे, ठीक है, और 20th सेंचुरी यानी कि 1900 के जो लास्ट ईयर्स थे, उसके अंदर हम लोगों के जहन के अंदर ये बात आई कि हाँ, हम उस रिवॉल्ट को जो है हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया की स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो स्ट्रगल का बेस कदम जो है वो लोगों ने रख दिया था, ठीक। वीडी सावरकर जो है वो बोलते हैं कि 1857 की रिवॉल्ट तब हुई जब लोगों को ये लगा कि उनको अपना रिलीजन डिफेंड करना है, ठीक, और वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे, साथ में स्वराज यानी कि सेल्फ रूल वापस चाह रहे थे, और वो क्लेम करता है कि ये इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम्पिटिटिव हो या ऐसे कोई बोर्ड एग्जाम हो या कॉलेज का एग्जाम हो, यूनिवर्सिटीज का एग्जाम हो, तो ऐसी स्टेटमेंट पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा हिस्टोरियन है, उसका नाम बताओ जिसने इस रिवॉल्ट को जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है, ठीक। तो इसको याद रख लेना। उसके बाद तंजीम खलदून जो है वो इस बिलीफ को काउंटर करता है कि हम किसी भी रिवॉल्ट को नेशनल रिवॉल्ट या नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तब कहेंगे जब लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग जो है वो होगी और सारे लोग जो है रिलीजन को, रीजन को छोड़कर एक कॉमन काज के लिए जब लड़ेंगे। तो लेकिन तंजीम खलदून कहता है कि इसको हम नेशनलिस्टिक वॉर नहीं कह सकते क्योंकि लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग हमें देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस टाइम पर यूनाइटेड और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री के अंदर नहीं थी। उस टाइम पर कंट्री प्रिंसली स्टेट्स के अंदर डिवाइड थी या रीजनल प्रिंसिपैलिटीज के अंदर डिवाइड थी, तो इसीलिए लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग की एब्सेंस थी। वो ये बोलता है कि उस टाइम पर पेट्रियटिज्म प्रेजेंट थी बट नेशनलिज्म प्रेजेंट नहीं थी और दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। पेट्रियटिज्म 1857 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पेट्रियटिज्म का मतलब हो गया कि लोग अपनी रीजन को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी लीडर्स को या अपने एरिया ऑफ लैंड को जो है वो क्या थे, लॉयल थे, ठीक। और
नेशनलिज्म की जो बात होती है वो होती है कि जब आप किसी भी रीजन को, रिलीजन को, हर चीज को पीछे छोड़कर एक एज अ नेशन जो है वो लड़ते हो, ठीक। तो अब ये बोलता है कि उस टाइम पर पैट्रियटिज्म प्रेजेंट थी लोगों के अंदर, लेकिन नेशनलिज्म प्रेजेंट नहीं थी। तो और जो रिवॉल्ट है वो जियोग्राफिकली बहुत छोटे से एरिया के अंदर फैली और न्यूमेरिकली उसने बहुत कम लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस किया, ठीक। तो इसीलिए हम इसको जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते। आरसी मजूमदार जो है वो भी इस रिवॉल्ट की नेचर को, जो लोग नेशनलिस्टिक व्यू देते हैं, उसको निगेट करता है, यानी उसको काउंटर करता है। वो बोलता है कि 1857 की रिवॉल्ट को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहते। वो उसके लिए 4 मेन पॉइंट्स देता है, ठीक, अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। पहला वो ये चीज बोलता है कि ज्योग्राफिकली इस रिवॉल्ट ने बहुत सारे छोटे एरिया को जो है वो इन्फ्लुएंस किया था, इफेक्ट किया था। और सिविल पॉपुलेशन ने कब इस चीज के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया था, जहां पर जो है ब्रिटिश की अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही जो है वो क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी या कमजोर हो चुकी थी। और दूसरा पॉइंट ये चीज बोलता है कि हर एक ग्रुप का जो लीडर है, ग्रुप है, जो भी है, वो रिवॉल्ट इसीलिए लड़ रहे थे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो इस बात से हम कहीं ना कहीं तक हद तक जो है वो एग्री कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लक्ष्मी भाई जो है, बेगम हसरत महल जो है, या नाना साहिब जो है, तांत्या टोपे जो, ये अलग अलग लीडर्स जो अलग अलग रीजन्स के अंदर लीड कर रहे थे, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है वो लड़ रहे थे। और इनके पास कोई एक कॉमन काज हमें देखने को नहीं मिलता है। मे भी अगर उस टाइम उनके पास कोई एक कॉमन काज होता तो ये रिवॉल्ट जो है वो एक नेशनलिस्टिक इसको एलिमेंट मिल जाता। तीसरा पॉइंट ये है कि उस टाइम पर आरसी मजूमदार ये बोलता है कि लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन की लैक थी, ठीक। जो अलग अलग लीडर्स थे, ये रिबेल ग्रुप्स थे जो लीड कर रहे थे, अलग अलग सेक्शन के जो लोग थे, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थे, अपनी मन मर्जी के मालिक जो है ये लोग थे। और फाइनली जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे इस रिवॉल्ट के अंदर, वो गुंडा एलिमेंट्स थे, यानी कि जो बदमाश लोग थे, जो क्रिमिनल्स लोग थे, जो क्योस फैलाने वाले लोग थे, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था इस रिवॉल्ट के अंदर। और जो रूलिंग चीफ्स हैं वो किसको लॉयल रहे, ब्रिटिशर्स को लॉयल रहे, ठीक। फिर हमारे पास ऐसे हिस्टोरियंस का ग्रुप भी आता है जो बोलते हैं कि ये रिवॉल्ट पॉपुलर थी या एलिटिस्ट इन कैरेक्टर के अंदर थी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पॉपुलर हो गया यानी इसके अंदर कॉमन मासेस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहती है, और एलिटिस्ट हो गया यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, ठीक, एलीट पीपल होते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये एम्फसाइज करते हैं कि किस तरीके से पीजेंट्री का रोल जो है इस रिवॉल्ट के अंदर रहा, किस तरीके से वो फोर फ्रंट पे रहे, रेदर देन डिसअफेक्टेड रूरल मैग्नेट्स एंड जेंट्री। डिसअफेक्टेड रूरल मैग्नेट्स एंड जेंट्री का मतलब यहाँ पर हो गया कि रूरल के जो बड़े बड़े विलेजेस के जो लीडर्स वगैरह हो गए ना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, यानी कि जो रूरल के एलीट पीपल हो गए, एलीट सेक्शन जो है वो हो गई, ठीक। तो ये बोलते हैं कि पीजेंट्री का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है। अब जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है, मार्क्सिस्ट जो है मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी पर बेसिकली बेस्ड है, और वो किसके साथ डील करती है, वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात करती है। तो अब जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं कि पीजेंट्स जो है उन्होंने ही रेवोल्यूशन लाने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया, और मेन एलिमेंट और मेन कैरेक्टर जो है वो किसका रहता है, पीजेंट्री का रहता है। उसके बाद आता है मार्क्स के अकॉर्डिंग पीजेंट्री को क्यों उसने बोला ट्रू रेवोल्यूशनरी फोर्सेस, क्योंकि जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, या और भी जो भी रेवेन्यू सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही थी, उसकी वजह से कौन पिस रहा था, पीजेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा पिस रहे थे। और जब ये रिवॉल्ट, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट होता है जहां पर जो है इनको पीजेंट्स को एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है उन टैक्स कलेक्टर्स को जिन्होंने बहुत जुल्म और ज्यादती की होती है इनके ऊपर, उनको जो है वो थ्रो करने के लिए, ठीक, उनसे छुटकारा पाने के लिए। अब तंजीम खल्दून जो है वो ये बोलता है कि 1857 की रिवॉल्ट जो है वो बेसिकली एक पीजेंट वॉर है, किसके अगेंस्ट,
यहाँ के जो लैंडलॉर्डिज्म है, लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक, उनके अगेंस्ट और फॉरेन इंपीरियलिज्म यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। पर उसके इस स्टेटमेंट को कौन काउंटर करता है? पीसी जोशी। पीसी जोशी एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। उसका ये कहना है कि हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि जहां पर इन पीजेंट्री ने, पीजेंट्स ने फ्यूडल बॉन्ड्स को तोड़ा हो और इस रिवॉल्ट को के अंदर पूरे नेशन से जो है वो पीजेंट्स को इन्वॉल्व किया और इसको एक पीजेंट वॉर बनाया हो। ठीक, तो वो बोलता है कि पीजेंट्स जो है बेसिकली लड़ रहे थे, इसके अंदर इन्वॉल्व थे, बट वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? एक न्यू टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो है वो क्रिएट हुआ था। कैसे क्रिएट हुआ था? जब ब्रिटिशर्स की ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी वजह से एक न्यू टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड्स की जो है वो बन गई थी। तो पीजेंट्स उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ना कि ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो अब ये बोलता है कि इसीलिए हम इस रिवॉल्ट को क्लास वॉर नहीं कह सकते। यानी हम देखते हैं नेचर के अंदर अलग अलग हिस्टोरियंस जो है, एक हिस्टोरियन स्टेटमेंट देता है, दूसरी उसकी स्टेटमेंट को जो है वो काउंटर करता है, फिर वो अपनी स्टेटमेंट के फेवर में और अगेंस्ट जो है वो क्या देते हैं? पॉइंट्स देते हैं। तो इसी तरीके से हमने नेचर देखना है इसका। एरिक स्टोक जो है वो इस मूवमेंट को बोलता है कि ये मूवमेंट एलिटिस्ट इन नेचर है, यानी एलीट पीपल ने इसके अंदर लीड किया है। वो ये बोलता है, हाईलाइट करता है कि किस तरीके से वो जो मैग्नेट्स हैं उनका रोल इसके अंदर रहा है, जिन्हें वो बोलता है कि वो क्या कौन थे? इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स। उसके अकॉर्डिंग जो मेन बॉडी थी जिसने पार्टिसिपेट किया था इस रिवॉल्ट के अंदर, वो कौन थी? एलीट पीपल थी। अर्बन एरियाज के अंदर वो बोलता है कि मासेस ने इन्वॉल्वमेंट शो की, पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन कंट्री साइड यानी कि जो फार फ्लंग एरियाज होते हैं, जो गांव वाले इलाके होते हैं, वहां पर ये लोग जो है वो क्या रहते हैं? पैसिव रहते हैं, यानी कि इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब हमें न्यू डायमेंशन देखने को मिलता है, जब हमने देखा कि बहादुर शाह जफर को हर कम्युनिटी के लोगों ने शहंशाह हिंद डिक्लेयर किया, तो वहां पर हिस्टोरियन जब इस चीज को, इस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, उनके माइंड में एक सवाल आता है कि क्या ये रिवॉल्ट सेकुलर रिवॉल्ट थी, क्या किसी रिलीजन से इंस्पायर्ड थी? अब देखते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल सर्विंग इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस वर कन्विंस्ड ऑफ द इस्लामिक कैरेक्टर ऑफ द रिवॉल्ट। अब जो बेसिकली अगर ये हो भी या नहीं भी हो, लेकिन उस टाइम पर ये ब्रिटिशर्स का यही पॉलिसी थी कि हमने डिवाइड एंड रूल करना है, हर एक कम्युनिटी को आपस में लड़ाना है, अगर कम्युनिटी को नहीं लड़ाया तो कास्ट के बेस पे जो है वो लड़ाना है, ताकि ये इत्तेहाद कायम ना करे और हमारे आवाज अगेंस्ट आवाज जो है ना उठाए। तो वो सेम उसके बीच हमें आज के सिनेरियो के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जो है आपको पास्ट के इवेंट्स को आज के साथ भी रिलेट करके पढ़ना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इन प्रोविंसेस के अंदर सर्व कर रहे थे, वो इस चीज पे आमादा थे कि इस रिवॉल्ट का कैरेक्टर जो है वो इस्लामिक है, यानी कि अल्फ्रेड लायल बोलता है, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्व कर रहा होता है, वो बोलता है कि जितनी भी इंसरेक्शन है, ये जितनी भी अपराइजिंग है, ये मोहम्मदन कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि मुस्लिम्स के रचाई हुई साजिश है, और सिपॉइज उनके लिए मेयरली एक क्या है? कठपुतली है। सिपॉइज आर मेयरली द टूल्स ऑफ द मुसलमान्स। ठीक, अब लोगों को ये लगा कि ब्रिटिशर्स ने ही इस पॉइंट को आगे फर्दर एग्जैजरेट करते हुए बताया लोगों को कि ये ऐसे लगता है कि जो बड़े बड़े पुराने मुस्लिम एलीट लोग थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैच की थी मासिस के अंदर कि वो एक पॉलिटिकल रेबिलियन लाए, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाए। लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है कि हमने पूरी रिवॉल्ट को पढ़ लिया, ठीक, तो उसके अंदर अब हम देखते हैं, हमें कहीं भी ये भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिली कि सिर्फ मुस्लिम्स ने ही इस रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। ठीक, बाकी कम्युनिटी के लोग भी हमें देखने को मिले। ठीक, उसके बाद
अब र्यूमर्स किसके बारे में आते हैं, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस के बारे में, या फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जिसकी वजह से लोग चुकन्ने हो गए, ठीक, कि ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है ब्रिटिशर्स की कि मासेस को कन्वर्ट कराया जाए किसके अंदर, रूलर्स की रिलीजन के अंदर। रूलर्स यानी यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने थी, तो इसीलिए जो है लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया। लोगों को इस अपनी कास्ट के रिलीजन जो है उस पर खतरा लाहक जो है वो महसूस हुआ। अब ब्रिटिशर्स और क्रिश्चियनिटी जो है वो तेजी से, तेज रफ्तार से जो है वो क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब लोगों को ये लगा कि ये एक हमारे लिए थ्रेट है। सेम वे हर एस्पेक्ट से ये हमें जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम जो इसका कंक्लूजन लिखते हैं, हम इसका कंक्लूजन इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ ये एक स्टार्ट जो है, हमें क्रिटिकल एनालिसिस देना है क्योंकि हमने पूरा ये पढ़ लिया, ठीक है, पूरी रिवॉल्ट हमने पढ़ ली, मेन इवेंट्स पढ़ लिए, कहाँ कहाँ पर ये होती है, कौन लीड करता है, कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस इस तरीके से दे सकते हैं कि हाँ स्टार्टिंग के अंदर, इनिशियल फेज के अंदर हम देखते हैं कि किसने इस चीज को स्टार्ट किया, सिपॉयज ने किया जो इसका इमीडिएट कॉज बनते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग सेक्शन के लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक। तो सिर्फ इसको एक सिपॉय म्यूटिनी कहना वो भी गलत बात हो जाती है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने भी इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। मे आगे जाकर उन्होंने, जब उनको प्रिविलेजेस, उनके लॉस्ट प्रिविलेजेस मिल गए, तब उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। बट हम इसको जो है कुछ हद तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं और सिपॉय म्यूटिनी भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने अपना जो है एग्जाम के अंदर अपना एक बैलेंस्ड व्यू देना है जो आपके हिसाब से आपको लगता है। तो उम्मीद है आपको ये इसका नेचर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, इसके बाद कैसे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो है वो चेंजेस आ गए। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।